दोस्तों, हमारे देश की कानून व्यवस्था के साथ कुछ अनपढ़ नेता अब दिन दहाड़े खिलवाड़ कर रहे हैं। जो संस्थाएं कानून बचाने के लिए बनाई गई हैं, उन संस्थाओं के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जांच करने वाली संस्थाओं के अधिकारियों का खर्च हम लोगों के टैक्स के पैसे से नहीं, नेताओं की मेहरबानी की वजह से चल रहा है। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है सोनम वांगचुक, जो एक पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, शिक्षक हैं। भारत की उन्नति के लिए लद्दाख में उसने कई सारे प्रयोग किए, और कुछ प्रयोग तो ऐसे किए जो वहाँ की आर्मी के लिए रिलीफ हो सकता था, पानी की उपलब्धता बढ़ा सकता था, वहाँ के लोगों को शिक्षा का एक नया माध्यम दे सकता था। सरकार को शायद पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। सरकार ने जो वादे किए थे, खासकर बीजेपी की सरकार ने, कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 6वीं अनुसूची में जो भी अधिकार हैं लद्दाख को दिए जाएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। सरकार जब उन वादों को भूल गई तो सोनम वांगचुक ने उन्हीं वादों को याद दिलाकर सरकार के खिलाफ धरना किया। फिर वो एक कंट्रोवर्सी हुई, वहाँ दंगे कराए गए। उन दंगों का पूरा टिकड़ा इनके ऊपर फोड़ा गया, और इस स्तर का फोड़ा गया कि इनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। मतलब समझ रहे हो, लद्दाख में चुनाव के समय वादे करने वाली बीजेपी वादे से मुकरने के बाद देशभक्त हो गई, और ये व्यक्ति अपने लद्दाख की मांगों की आवाज उठाने के लिए, बीजेपी को उसके वादे याद दिलाने के लिए देशद्रोही घोषित कर दिया गया। सर जी, अब देशद्रोह का मुकदमा हटा लिया गया। ये अंधभक्त कह रहा है कि सर मुकदमा हटा लिया गया है। अरे भाई, जब ये देशद्रोही नहीं था तो इसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा क्यों लगाया? और अगर ये देशद्रोही है तो इसको छोड़ा क्यों गया है? सर जी, पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कह रहा है सबूत नहीं मिले, तो उन संस्थाओं के अधिकारियों को हाजिर किया जाए और उनके माथे को उठाकर देखा जाए कि ये अयोग्य तो नहीं है या चाटुकार तो नहीं है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त सबूत के अभाव थे तो इस व्यक्ति को नजरबंद कर देते, जिंदगी भर की इज्जत तो बच जाती। आईटी सेल, गोदी मीडिया, अंधभक्तों की ट्रोल टीम, सबने तो इसे देशद्रोही घोषित कर दिया। मुझे लगा कि ये अनडेमोक्रेटिक है। एक तो आप बिना किसी वजह से किसी को पकड़ के ले जाते हो, फिर उसके बारे में गलत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हो कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, और फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन भी करने का लोगों के सामने मौका नहीं। अब 170 दिन के बाद सरकार ये बोल रही है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे साबित हो जाए कि वो देशद्रोह है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। देखो भाई, अगर छोड़ने की मंशा ये है कि डायलॉग होगा, जिस मंशा से सोनम वांगचुक धरने पर बैठे थे, सरकार शायद बातचीत के अगर पोर्टल पे आती है तो मानते हैं कि चलो सोनम वांगचुक की जीत हो गई। लेकिन अगर सरकार इस डर से छोड़ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई, और एफआईआर तुमने की नहीं थी, तुम्हें मालूम है अगर एफआईआर करना पड़ा तो फिर सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई इन्होंने जो बोला है, जो किया है, वो सच में देश के खिलाफ है। इसीलिए एनएसए का सहारा लेकर, क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान है कि हम डिटेन कर सकते हैं, और वैसा ही किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में नंबर आया और सरकार को यह महसूस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट हंटर चलाएगा, तो बदमाशी की खाल पूरी खींच ली जाएगी, बेइज्जती होगी वो अलग से। इससे अच्छा है थूक के चाट लो, क्या होगा? बाकी आईटी सेल और गोदी मीडिया संभाल लेगी। पर कितना भी कवर कर लो, सच्चाई तो एक दिन सामने आनी थी, सो आ गई। भाई, सच्चा प्यार और असली देशभक्ति छिपाए नहीं छिपती। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को यह मालूम चल चुका है कि इनके ऊपर झूठे देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे। इनसे एक बात और सीखने को मिली कि देशभक्ति बहुत महंगा शौक है मेरे भाई। वही अफोर्ड कर सकता है जिसके अंदर जिगर हो और अंदर से उसके अंदर ईमानदारी भरी हो। इसीलिए तो बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी आप देखोगे देशभक्त नहीं है, क्योंकि वो चाटुकार बन चुके हैं। वो जो ईमानदार होगा वो चाटुकार नहीं होगा। इनके ऊपर झूठा देशद्रोह का मुकदमा लगना ही बताता है कि इस देश में सिस्टम कितना चाटुकार हो चुका है। तुम भी अगर उस श्रेणी में आ रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर सच्चा देशभक्त बनना है तो अपने आप को मजबूत करो, आत्मनिर्भर बनो। जब एनएसए सोनम वांगचुक के ऊपर लगा था तो लगभग सबको ये समझ में तो आ रहा था कि शायद ये झूठे आरोप हैं, क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संस्थाओं का गलत दुरुपयोग करना। यहाँ नाकामी क्या है? लद्दाख से वादा किया था कि 6वीं अनुसूची के अधिकार दे दिए जाएंगे, नहीं दिए। किसी व्यक्ति ने मांग की, अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर दिया। ये सरकारें वैसे भी ईडी सीबीआई का वैसे ही दुरुपयोग कर रही है जैसे इससे पहले कांग्रेस की सरकार करती थी। सरकारों में कोई अंतर नहीं है, तब भी प्रताड़ित हो रहे थे, अब भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और जैसे ही सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा था, तब हमें और क्लियर हो गया था जब सबूत को लेकर लद्दाख के पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि सबूत क्या है, तो उस बड़े पुलिस अधिकारी ने कुछ ये बेतुका बयान दिया था, सुनिए। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, जहाँ नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं,
उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। अब ऐसे बेतुके बयान सुन के ही मुझे लग गया था कि NSA जैसे कानून की जो प्रासंगिकता है वो भविष्य में खत्म हो जाएगी। भरोसा उठ रहा है ना NSA कानून से, ED से, CBI से। अब मन में ये आ रहा है कि नहीं, इनका तो दुरुपयोग ही होता रहा होगा, और वही हुआ। सबूतों के अभाव में 170 दिन के बाद सोनम वांगचुक को छोड़ दिया गया। पर इसके पीछे की कहानी बहुत स्ट्रगल वाली है। सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि इनको फंसा के रखा जाए, लेकिन सोनम वांगचुक शायद इसी लड़ पाए। एक तो भारतवासियों का प्यार इनके साथ था, खुद का विश्वास था, और इनकी धर्मपत्नी इनके साथ हर मुसीबत में खड़ी रही। अगर ऐसा जीवन साथी है तो आप किसी भी मुसीबत से टकरा जाओगे। शायद यही कारण है कि ये इतने सच्चे देशभक्त के रूप में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे, उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में। ये बयान से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि स्ट्रगल तो किया है, और सच में किया है। पहले स्वास्थ्य का हवाला देकर सोनम वांगचुक को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से दलीलें रख रहे थे, बोले नहीं, NSA लगा, इन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। फिर 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सबूत नहीं मिल रहे तो इनको बाहर निकाल दिया जाए। सरकार फिर बोलती है कि इनको बाहर नहीं निकाल सकते। और अचानक 14 मार्च को ऐसा क्या हुआ कि सरकार कहती है कि नहीं, पर्याप्त सबूत नहीं है, जो NSA का हमने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया, हम खारिज करते हैं, अब ये देशद्रोही नहीं है। यही तो जांच होनी चाहिए। 6 महीने फंसाने के बाद अंत में परिणाम क्या निकला? सिर्फ ये कि तुमने कह दिया कि देशद्रोही नहीं है, और ये व्यक्ति पूरे दुनिया में बदनाम हो गया। अब जो लोग न्यूज नहीं सुन रहे हैं, उनने तब न्यूज सुन ली होगी, वो तो इसके प्रति मानसिकता बना के बैठे ना, ये देशद्रोही है। ये कलंक कैसे धुलेगा? इसके धुलने का 2 तरीका है। पहला, गृह मंत्रालय आके माफी मांगेगा सार्वजनिक रूप से। दूसरा, जिन अधिकारियों ने जांच की है उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टियां चेक की जाए कि एक व्यक्ति जिसकी 70-80 हजार रुपए इनकम है, वो विदेशों में प्रॉपर्टियां कैसे ले पा रहा है, अन्य अन्य राज्यों में उसके रिजॉर्ट कैसे बने हुए हैं, 80-80 बीघा उनके पास खेती कहाँ से आई है, और इतना गोल्ड जो पहने घूम रहे हैं वो कहाँ से आ गया। इसका मतलब उन्होंने घूस लिया है, उन्होंने किसी की जी हुजूरी की है, कानून का गलत उपयोग हुआ है, शक्तियों का गलत उपयोग हुआ है। इसीलिए एक बेगुनाह व्यक्ति को तुमने बिना किसी वजह से देशद्रोही साबित करके 6 महीने उसको प्रताड़ित किया, और अब कहते हो वो देशद्रोही नहीं है। उसकी तो पूरे जीवन की तुमने कमाई को खत्म कर दिया, 2 मिनट में क्रेडिट शून्य कर दिया उस व्यक्ति का। तो इसलिए उन अधिकारियों के ऊपर पहले जांच हो, और जो प्रताड़ना इस व्यक्ति ने झेली है वो प्रताड़ना उन अधिकारियों को और उनको ऑर्डर देने वाले बड़े बड़े नेताओं के ऊपर होनी चाहिए। तभी इस देश के नागरिकों को इस कानून के ऊपर भरोसा होगा। नहीं तो ये आम धारणा बन जाएगी कानून का दुरुपयोग भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां बदलने से फिर इस देश को नहीं बदला जा सकता, जब तक इस प्रकार के कानूनों में ऐसे कड़े प्रावधान ना हो कि यदि जांच झूठी है तो जांच करने वाले अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और ये प्रावधान शामिल होना चाहिए। सरकार से मेरा ये निवेदन है। जैसे हैबियस कार्पस रिट जो संरक्षण के लिए प्रदान की गई है, इसी प्रकार के कोई संरक्षण के प्रावधान हो, और उसी हैबियस कार्पस का उपयोग करते हुए आज सोनम वांगचुक बाहर हैं। उनकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई की गई है, और 17 मार्च को जो फाइनल वर्डिक्ट आने वाला था, उससे पहले ही सरकार ने कदम पीछे खींच ली है। तुषार मेहता कह रहे हैं कि भाई देशद्रोही नहीं है। जो भी उनकी वकालत कर रहे थे, जो भी अधिकारी शामिल हैं, जो भी नेता इसमें शामिल हैं, सार्वजनिक रूप से आके उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या फिर ये सिद्ध कर दो कि ये व्यक्ति देशद्रोही है। अगर देशद्रोही है तो छोड़ा क्यों है, और नहीं है तो फिर इसे अंदर क्यों रखा था? स्पष्ट क्लैरिफिकेशन होना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं तो फिर कोई भी इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर कि वो देशद्रोह है हर बार परेशान करता रहेगा। कम से कम इस कानून की इतनी प्रासंगिकता तो हो कि इसके चलते असली देशद्रोही ना रह जाए। और इस देश में देशद्रोहियों की कमी थोड़ा ना है। जो संस्थाएं इस देश में देशद्रोहियों को ढूंढ रही हैं, दीमकों को ढूंढ रही हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि ये तो एक मामूली सा टीचर है। तुम देश के अंदर उन राजनेताओं की गिरेबान पकड़ो जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, इनके लगाओ पिछवाड़े में डंडे, फिर इनसे उगलवाओ, और कानूनी कार्रवाई को देखो कि किस वकील ने इनकी पैरवी की थी, क्यों इनको जेल से बाहर छोड़ा गया, क्यों नहीं इनके खिलाफ सबूत मिले हैं। और अगर सबूत नहीं मिल रहे तो इनकी प्रॉपर्टियां चेक कर डालो। इन सब की करोड़ों में प्रॉपर्टियां होंगी, कहाँ से आई हैं, उसका जो ट्रांजेक्शन है वो देखो। पर प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हारे मालिक हैं, मालिकों के खिलाफ तुम कार्रवाई कर नहीं सकते हो। इसीलिए जो व्यक्ति देश हित में काम कर रहे हैं उन्हीं की टांग तोड़ते रहो। पर कब तक तोड़ लोगे? क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है,
तुम्हें आखिरकार कानून के सामने झुकना पड़ेगा। तो जब ऐसा जीवन साथी हो तो तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे, और सरकार ने आज घुटने टेके हैं, यू टर्न लिया है, मैं तो कहूँगा थूक के चाटा है। तो दिख रहा है कि झूठ का मुंह काला हो गया है, सच की जीत हुई है। सत्यमेव जयते, सच थक सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सोनम वांगचुक को देखकर हमें समझ में आ गया, और कई युवाओं को आज ये प्रेरणा मिली होगी कि सच के रास्ते पर चलो, तकलीफ होगी लेकिन एक दिन सच सामने आएगा, और जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए उनका मुंह काला होगा, और हुआ है सरकार का मुंह काला, लेकिन इतने बेशरम है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने वही मांगे तो उठाई हैं जो मांगे घोषणा पत्र में बीजेपी ने चुनाव के समय बोली थी, 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। और उसमें क्या चाह रहे हैं ये लोग? 6वीं अनुसूची में 3 ही मांगे तो चाहते हैं। पहला कि स्थानीय लोग ही वहां की जमीन खरीद पाए, सरकारी नौकरियों में स्थानीयों का प्रतिनिधित्व हो, रीति रिवाज संस्कृति संरक्षण के लिए नियम कानून बना पाए। और ये तो भारत के अन्य राज्यों में भी लागू है जहां जनजाति क्षेत्र है, तो लद्दाख में क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? अब इसमें अंधवक्त कुतर्क आकर गड़ेंगे, पर कुतर्कों से हकीकत से भागा नहीं जा सकता। और हकीकत यह है कि इस व्यक्ति को देशद्रोही इसलिए साबित किया जा रहा है जिससे कि ये 6वीं अनुसूची का वादा पूरा ना किया जा सके। चुनाव जीतने के लिए तो कर दिया था, पर इसके पीछे की हकीकत यह है कि चंदे से चलने वाली ये सरकार, उनके जो मालिक हैं जो चंदा देते हैं, अगर ये 6वीं अनुसूची का कानून बन गया लद्दाख में कि जमीन कोई बाहर का नहीं खरीद पाएगा, तो चंदा देने वाले बड़े बड़े मालिक जिनका सपना ये है कि लद्दाख में रेयर अर्थ मिनरल जो भविष्य में मिल सकता है उसकी खुदाई जो करनी है, वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जमीन वो खरीद नहीं पाएंगे, लीज पे मिल नहीं पाएगा, तो लद्दाख की उन पहाड़ियों को कैसे नोच पाएंगे अपने फायदे के लिए? इसीलिए 6वीं अनुसूची का कानून नहीं लाया जा रहा है, इस व्यक्ति को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब बताओ असली देशभक्त कौन? वो व्यक्ति जो लद्दाख को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, या वो लोग जो मन से खड़े होकर बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन अंदर से उसे नोच खाए जा रहे हैं? एक्चुअली देशद्रोहियों को हमने सत्ता सौंप रखी है, और जो देशभक्त को देशद्रोही शोभित करने में लगे हुए हैं। कुछ अंधभक्त कहेंगे नहीं इसमें कानूनी पेच है, इस वजह से नहीं दे रहे हैं, उस वजह से नहीं दे रहे हैं। तो उन गधों से इतना पूछो, जब ये कानूनी पेच था तो घोषणा पत्र में क्यों बोला कि हम देंगे? वो इतने गधे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर कानूनी पेच है तो जब वो धरना कर रहे थे तो बैठकर कोई जाकर नेता बात क्यों नहीं करना चाहता है कि नहीं बोला तो था आ जाओ? अरे क्यों आ जाओ भाई? जब वोट लेने के लिए तुम आते हो राज्य में तो फिर मांग सुनने के लिए भी आओ ना। ये थोड़ा ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। समस्या जनता की है तो सुनने के लिए आओगे। कौन से तुम लाड़ साहब हो गए हो कि अब तुम एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर पाओगे? गरीबों के नेता हो ना, तो गरीबों की तरह बात करो आके ना। भाई जनता तुमसे मिलना चाह रही, कोई एक व्यक्ति तुमसे बंद कमरे में क्यों मिले? जब वोट तुम भरे मन से मांगते हो तो मांगे भी भरे मन से स्वीकार करो ना, पर वो ऐसा कर नहीं सकते। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की करने की शक्ति नहीं हो जिन लोगों के अंदर, गुर्दा ना हो, वो भीड़ का सामना कैसे कर लें? इन्हें भीड़ को दबाने का तरीका मालूम है। वो बड़ा आसान तरीका है कि भीड़ पहले से डरी हुई है, लीडर को दबा दो, बाकी वैसे ही भाग जाएंगे। लीडर देशद्रोही है, परसेप्शन चला दिया है, अब वो परसेप्शन पूरे भारत में घूमेगा, आके थूक के चाट लिया कि भाई हमसे गलती हो गई है, हमें सबूत नहीं मिले, देशद्रोही नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा। देशद्रोह के आरोप लगाए हैं, इसी प्रकार से यह देशद्रोही नहीं है, इसका भी एक कैंपेन चलाया जाना चाहिए। और सरकार को लद्दाख में आके समस्त लद्दाख वासियों से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। और अगर ये सच में देशद्रोही है तो बाहर क्यों है? उन संस्थाओं के ऊपर कार्रवाई करो, उनने कंप्रोमाइज किया है। और अगर ये देशद्रोही नहीं है तो फिर इसके ऊपर कानून क्यों लगाया गया? उन संस्थाओं के ऊपर कार्रवाई करो कि तुम कर क्या रहे थे, तुमने झूठा आरोप लगा दिया है। वो संस्थाओं के अधिकारी बिके हुए तो नहीं है कि भारत के ऐसे साइंटिस्ट को देशद्रोह साबित करने में लगे हुए। देशद्रोही असली है कौन, इसका पता लगाना आपके ऊपर है। और यह कल को आपके साथ भी होगा, क्योंकि इन राजनेताओं को एक बात समझ में आ गई है, अपनी मस्ती में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भीड़ इकट्ठी हो तो जो उसका लीडर है उसके ऊपर या तो बलात्कार का आरोप लगा दो, या उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दो, या कोई झूठी फाइल खुलवा दो, क्योंकि संस्थाएं तो इनके अधीन हैं। तो जो नेता हैं उनके जमीर बिक चुके हैं, बड़े बड़े उनके अय्यासी के शौक हैं, उनको ट्रांसफर अच्छी जगह चाहिए, पैसे कमाई चाहिए, ऊपर की कमाई चाहिए, फाइल ना खुल जाए। इसलिए तुम जो बोलोगे हम कर देंगे। इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बोला, हमने लगा दिया, तुमने कहा हटाओ, हमने हटा दिया। सबूत पता नहीं है, थूक के चाट लेना हमारी आदत है, भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि जनता मूर्ख है और मूर्खों को हमने अपना भगवान बना के रखा है। तो जनता अगर गधा है तो ऊपर बैठे लोग भी गधा है। गधा इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम गधे हैं, हम सच में गधे हैं, सच बता रहे हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल, सही कह रहा हूं ना? हम गधे हैं।